सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSB हिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन की। इसमें आंसर की देखेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं, इसके पहले हम पेपर फर्स्ट के CDP मैथमेटिक्स के आंसर की दे चुके हैं। ये हमारी EVS के आंसर की है, इसको हम देखेंगे। और पेपर 2 में भी हम जो है हिंदी और CDP के आंसर की दे चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मतलब 61 दिया है और EVS का पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है EVS में मानचित्रण कौशल है। तो दोस्तों इसमें आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए दिया है रिगार्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन 62 दिया है। 62 हमारा दिया है कि कक्षा पाँच के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? माता पिता से बातचीत कर उन्हें सलाह दें? नहीं दोस्तों, उसे वैकल्पिक गृह कार्य दें? नहीं। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। दोस्तों ये तीसरा सही है कि उसकी ये देखें कि उसकी प्रॉब्लम क्या हो, क्यों नहीं कर रहा है, उसके अनुसार हम उसको जो है होमवर्क देंगे। आइए देखते हैं इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 दिया गया है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल के वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों मुस्कान के द्वारा वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों के प्रतिबंध लगाना आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो दोस्तों यही सही है। चलते हैं, इसका तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है 64 दिया गया है दोस्तों हमारा। 64 दिया है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों दिया है कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग करने में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना में मदद करता है। तो दोस्तों इसका हमारा हो जाएगा, पहला सही है, A सही है, C सही है, D सही है। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ACD। चलते हैं इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 65 दिया गया है EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो दोस्तों इसमें हमारा देखिए दिया गया है EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 66 दिया गया है। 66 दिया है निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? तो समता के प्रति सरोवर, अवधारणा मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोवर। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण। तो चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 67। इसमें दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए।
तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 68 दिया गया है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो दोस्तों इसका हमारा नज़दीक के स्थानों के लिए भ्रमण क्षेत्र, मतलब उसका जो है नज़दीक में जो है उसको भ्रमण कराना चाहिए। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना चाहिए, जिससे वहाँ पे बच्चे तरह तरह की चीज़ें देखेंगे, जिससे उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वो उसके प्रति मतलब जिज्ञासु होंगे, उसके बारे में जानने की इच्छा जागृत करेंगे। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि नज़दीक के स्थानों के लिए क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन करना चाहिए। तो चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 दिया गया है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो दोस्तों वो इसलिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे शिक्षार्थी को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तोरांग का अर्थ है जंगल है। तो दोस्तों ये झारखंड हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे विद्यालय नहीं जा सकते। अतः पहले दक्षिण 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर चलने पर आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ है? तो दोस्तों देखिए ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन। अगर हम देखते हैं तो ये उत्तर हो जाएगा ना, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये x मान लीजिए है, कह रहा है 125 मीटर दक्षिण चलते हैं। ठीक है, दक्षिण 125 मीटर गया, यहाँ से 100 मीटर पूरब जा रहा है, 100 मीटर पूरब गया, फिर यहाँ से कह रहा है कि दक्षिण गया, यहाँ से फिर कह रहा है कि उत्तर 125 मीटर, फिर पुनः उत्तर गया, फिर वाई पर, ये आपका विद्यालय यहाँ पर पहुँच गया वाई पर। तो कह रहा है कि वाई के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष आपका घर किधर है? तो दोस्तों वाई के सापेक्ष आपका घर देखिए यहाँ से पश्चिम में जा रहा है, तो पश्चिम में और 100 मीटर की दूरी पर है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि हमारा 71 हो गया, तो देखते हैं 72 दिया है। 72 दिया है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में ले आए थे, तो दक्षिण अमेरिका से आया था। दोस्तों ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 देखते हैं। 73 दिया गया है कि कोई लड़का नागरकोइल से मडगांवा जाने के लिए 4 जून को किसी रेलगाड़ी में सवार होता है और यह रेलगाड़ी 22:30 नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 में मडगांव पहुंच गई। इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी की तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो दोस्तों देखिए वो 4 जून को गया है और 4 जून, एक मिनट दोस्तों, 4 जून को जा रहा है, 22:30 पे बैठा है और गाड़ी चल रही है, और 5 जून को तो पूरा चल रहा है, मतलब 5 जून को चल रहा, तो 24 घंटा टोटल हो गया, 24 घंटा हो गया, 24 आवर हो गए दोस्तों। उसके बाद ये पहुंच रहा है अगले दिन, मतलब 5 के बाद 6 को पहुंच रहा है 4:30 पर।
तो ये दोस्तों देखिए यहाँ से हमारा ये 6 घंटा हो जाएगा और 24 घंटा, ये तो टोटल 30 घंटा चल रहा है। और टोटल दूरी चल रहा है 1145। इसमें हम 1145 में 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38.38.1 आएगा। समझ लीजिए कि 38.2 आएगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है तो 38.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये 73 था, 74 दिया है दोस्तों कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो दोस्तों छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं। दोस्तों यहाँ जो केवल कुछ नर दिया है उसमें देखिए नर भी होती है मादा भी होती है, तो ये सही हो सकता है। तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। नर मधुमक्खियाँ छत्तों पर अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए अगर देखा जाए तो दूसरा और चौथा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल कुछ नर मक्खियाँ दिया है, नहीं उसमें नर मादा दोनों होती हैं। इसलिए यहाँ पे भी देखिए दिया है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत ये भी कथन गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा ये दोनों सही होने की चांसेस है, दूसरा या चौथा ऑप्शन सही हो सकता है। देखते हैं सीबीएसई क्या देता है ऑप्शन, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं, तो देखते हैं क्या देता है। यही दोनों सही हो सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 75 है, दिया है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो दोस्तों हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बनाया गया था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 76 दिया है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। दिया है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना और पानी तथा खनिजों को अवशोषित करना। तो दोस्तों ये कह रहा है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना या भंडारण करना, पानी तथा खनिजों को अवशोषित करना। तो दोस्तों ये अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन छोड़ के, ह्यूमस प्रदान करना छोड़ के सब सही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ACD, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ACD सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 हो गया, 77 की बात करते हैं। 77 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए मणिपुर जो है ये संघ नहीं, ये राज्य है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 77 हो गया, 78 की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है। तो दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 दिया है, इसमें निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी देख सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, बाज, चील और गिद्ध, ये ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोलमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई है, जिसे भी पोलमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस भाग में है। तो दोस्तों 2014 के पहले अगर ये आंध्र प्रदेश में था, 2014 में 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से जो है खंडित हो गया और एक अलग राज्य गठित हुआ, तो अभी ये तेलंगाना में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 81 दिया गया है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसमें। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 82 है, दिया है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया कि यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो दोस्तों ये हमारे जवाहर मेंडल थे, मतलब ये मेंडल थे, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों की धरती पर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा देखिए यह 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये है असम में, ऑप्शन पहला सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है 84, इसमें दिया गया है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो देखिए दोस्तों मानचित्र में हमारा है, ये समझ लीजिए कि मानचित्र हमारा है, और देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है, और यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर मतलब गांधीनगर है, और यहाँ पर बिहार है। अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है, देखिए ये हमारा दिशा हो गया, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ये पश्चिम है। देखिए यहाँ से देखते हैं तो इधर देखिए, इधर आ रहा है, मतलब दिल्ली ये है, दिल्ली से गांधीनगर इधर आ रहा है, और यहाँ से देखिए बिहार, इधर बिहार जा रहा है, मतलब ये देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, और इधर देखिए दक्षिण पूरब दिशा में जा रहा है। मतलब दिल्ली से गांधीनगर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, और दिल्ली से बिहार दक्षिण पूरब दिशा में है। तो मतलब इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण बिहार। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 85 है। 85 दिया गया है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो दोस्तों हम देखिए एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 86 है। 86 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन सही है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 87 देखते हैं। 87 दिया गया है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी दिया है निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी है मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, और डी दिया गया है बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि का पहचान करना। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये गलत है, बाकी सब सही हैं। तो ए सी डी मतलब ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 88 देखते हैं। 88 दिया गया है, 88 दिया है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हो।
एक छात्र की माँ को आमंत्रित करे जो ऑटो चलाती हैं, ये करना चाहिए। और ऑप्शन दूसरा सही हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा 89 है। 89 दिया है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थी को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को पढ़ाने को कहा। उसने मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उसने भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र पढ़ाने को कहा। तो ऑप्शन ए दिया है कि अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले विद्यार्थी की पहचान करना। बी दिया है पाचन प्रक्रिया की पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। सी है तीसरा ऑप्शन है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं। और लास्ट हमारा जो ऑप्शन डी दिया है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो हमारा यही चौथा ऑप्शन सही है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ईवीएस का अंतिम क्वेश्चन है। दिया है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन से संबंध में सही नहीं है। तो पहला दिया है इसके छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। दूसरा है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तीसरा दिया है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है कि अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय समय पर कार्य करने में मदद करना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी अपना मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और